दोस्तों नमस्कार। आज जैसा आप लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है। आरपीएससी में जैसे ही एक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, भूपेंद्र यादव जी की जैसे नियुक्ति हुई, सभी सदस्यों की नियुक्ति हुई, आरपीएससी में एक हलचल शुरू हो गई थी और एक अनुमान था कि बहुत जल्दी कॉलेज व्याख्याता का भर्ती, मैंने आपको पहले लास्ट विज्ञापन वीडियो में बताया था कि कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी विज्ञापन का इंतजार मत कीजिए, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। जो चीज़ हमारे सामने है उसी को जुट जाइए कि विज्ञापन कभी भी आ जाए, मेरी तैयारी इतनी गजब की होनी चाहिए कि मुझे ये सोचना नहीं पड़े उसके बाद कि अब क्या करूँ। होता नहीं, आप लोग बहुत से बच्चे जो अभी इस समय लाइव देख पा रहे हैं, उन सब बच्चों को इस चीज़ का पता, सर रिट का विज्ञापन, रिट का विज्ञापन, अरे आ जाएगा, आ जाएगा, उस दिन क्या होगा सर, अब क्या करें। तो आज कॉलेज व्याख्याता के जो अभ्यर्थी थे उन बच्चों का बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर अब क्या करें। मैं चाहता हूं कि आप में से जो भी बच्चे जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बिना विज्ञापन का इंतजार किए केवल और केवल एक संतुलित सामग्री के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ और लगते रहिए। आपको इस चीज़ का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि सर कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये चीज़ अपने जहन से बाहर निकालिए, बहुत अच्छी तैयारी करोगे, लग जाओगे। आज जैसे कॉलेज व्याख्याता का भर्ती है, मैं खुद आपके सामने राजस्थान में टॉप 7th रैंक के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना। जिस दिन विज्ञापन आया था, मुझे आज भी याद है वो दिन, मुझे आज भी याद है वो दिन कि जैसे ही मुझे पता चला विज्ञापन, मैंने उसी दिन इतना उल्लास आ गया था, कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आई और मैं बनूंगा। मतलब मैंने उस दिन इमेजिनेशन कर दिया था अपने आप को बनते हुए, और उसी दिन शाम से मैंने किताबों की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों ये नहीं कि कल शुरुआत करूंगा, कल किताब लाऊंगा, परसों लाऊंगा, उसी दिन मैंने शुरुआत की थी। और मुझे याद है कि स्कूल टाइम में बीच में कितना भी समय मिला मैंने तैयारी की। बोर्ड एग्जाम चल रही थी लेकिन उसके बावजूद मैं एसीएस था और मैंने कोशिश की कि बीच में मैं बुक्स पढ़ता रहूं। जिंदगी में एक ही चीज़ याद रखें, कोई भी वैकेंसी कुछ भी बड़ी नहीं होती, कोई भी पोस्ट बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है आपका जज्बा और इरादा। यदि आपने उसको इतना बड़ा बना लिया तो आप चाहे 10 पोस्टें आएँ, चाहे 20 पोस्टें आएँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मतलब नहीं होता कि बहुत बड़ी पोस्ट हो तो हम बहुत डीपली पढ़ें, पता नहीं 20 किताबें पढ़ लें। आपको पढ़ना वो है जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, मैंने खूब सारे वीडियो बना रखे हैं अलग अलग विषयों की रणनीति पे, और जो विषय बच गए उन पे जल्दी सभी की रणनीतियाँ मैं जारी कर दूंगा। बाकी मैं आपके लिए जैसा हूँ, जैसा मैं बना हूँ, जैसे मैंने पढ़ा है, वो कंप्लीट बातें मैं आपको बताने के साथ तैयार हूँ। तो ज़्यादा बिना समय गवाए आपको ये पूरा विज्ञापन समझा रहा हूँ, क्योंकि एक एक बच्चे को मैं जवाब दूं ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मैं एकदम से ऑथेंटिकली, जो मैंने इसको रिसर्च रीड किया, पिछले 2-3 घंटे लगातार मैंने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे आपको वो चीज़ें बता देनी चाहिए ताकि आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और आप में से जो बच्चे इस भर्ती के योग्य हैं वो इसकी तैयारी करें, जो योग्य नहीं है वो दूसरी भर्ती के जिसके लिए योग्य हैं उसकी तैयारी करें बिना समय गवाए। यानी हमें एक टारगेट रखना है, आप योग्य हैं तो इसकी तैयारी करें। आपको लगता है कि मेरे अंदर वो योग्यताएं हैं और मैं कर सकता हूं तो करिए, और नहीं तो आपके पास जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली है या जिस वैकेंसी आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा कंप्लीट दे दीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, याद रखना। तो सिंपल सी थ्योरी ये है, ये मैंने चीज़ बता दी है। कितनी बड़ी भर्ती हो, सबसे बड़ी चीज़ है दिनचर्या, सबसे बड़ी चीज़ है रणनीति, सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी पाठ्य वस्तु, और एक अच्छे मेंटर या मार्गदर्शक को चुन लें जो आपको गाइड करे और सही राय दे, ये नहीं कि बेवकूफ़ बनाए वास्तव में। और जहाँ तक पॉसिबल हो एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उस पद पे है ऑलरेडी। ठीक है, वो आपको सही राय देगा, वो वास्तव में ईमानदार होगा। तो ठीक है, बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे देख रहे होंगे जिनका मतलब नहीं है, वो लोग बता रहे हैं क्या रणनीति होगी, तो बेहतरी होगा जिन लोगों ने अभी इस एग्जाम को असफल भी हुए और सफल भी हुए उनको जरूर उनसे मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इस एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो शुरुआत करता हूं, कंप्लीटली सब के सब डाउट्स दूर कर दूंगा। 4 से 5 डाउट्स स्पेशली हैं। क्या पीएचडी अनिवार्य होगी? नंबर 2, क्या गुड एकेडमी रिपोर्ट हटा कि नहीं हटा? क्या एमए में 55% रहेंगे या 50% रहेंगे? एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, पीछे वाला या नया सिलेबस रहेगा? ठीक है, वैकेंसियों में क्या बढ़ोतरी हो सकती कि नहीं हो सकती है, और एग्जाम में इंटरव्यू का क्या रोल रहेगा, और एग्जाम की जो परीक्षा तिथि है वो कब तक हो सकती है, एज क्या रहेगी। ये 5 से 7 ऐसे बिंदु हैं जो हर एग्जाम के ऊपर आपको जानने होते हैं। तो कंप्लीट एक एक डाउट को क्लियर कर रहा हूं, बड़े पूरे आराम से इस वीडियो को देखिएगा। मैं किसी का भी आपका जवाब बाद में देता रहूंगा। ठीक है, प्रीमियर करके अभी आप केवल इस वीडियो की एक चीज़ को समझिए जो इस भर्ती के योग्य है। आपके लिए बहुत काम की चीज़ें, जो नहीं योग्य हैं उनको भी देखना चाहिए, उनके भी बड़े काम की चीज़ें हैं। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने आज दिनांक
2/11/2020 को विज्ञापन जारी किया है। और पहले इस भर्ती का नाम केवल कॉलेज लेक्चर हुआ करता था और आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको अपन सहायक आचार्य बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियां आप देख सकते हैं, रिक्तियां आप देख सकते हैं, जैसे कि बोटनी है, बोटनी में 33 पद हैं टोटल, ठीक है। रिजर्वेशन में आप पूरा विज्ञापन आपके सामने आ गया होगा, देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में 40 पद हैं, मैथ में 34 हैं, फिजिक्स में 35 हैं, जूलॉजी में 30 हैं, एबीएसटी में 82, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127, गजब, ठीक है। ईएफएम में 56, टेक्सटाइल डाइनिंग एंड पेंटिंग में 1, जियोलॉजी में 8, लॉ में 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 10, इकोनॉमिक्स में 47, 47 है, इंग्लिश में 55 है, बहुत अच्छे हैं, ज्योग्राफी में 48 हैं, हो सकता है आगे बढ़े भी ये पद, ठीक है। हिंदी में 66 हैं, हिस्ट्री में 50 है, बहुत अच्छे पद हैं, कम नहीं है, याद रखना। इतिहास में, और इतिहास में कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछिएगा, मैं क्लियर करूँगा। सोशोलॉजी में 42, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है हिस्ट्री का, सोशोलॉजी का, हिंदी का। म्यूजिक में 3, फिलोसॉफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 57, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस से कॉलेज लेक्चर कैसे बने, जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपर थे उनके साथ बना रखा है, जरूर देखिएगा। पब्लिक एड से 6, संस्कृत से 39, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, और एक वीडियो और बना दूंगा, इसके भी टॉपर से मैंने वीडियो बना रखा है। उर्दू 5, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, जो राजस्थान के टॉपर रहे, पहली रैंक हमारी कॉलेज में है। होम साइंस से 5, होम साइंस एक्सटेंशन से 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट से 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट से 5, होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल से 6, एग्रीकल्चर से 1 और पंजाबी से 2। बहुत से बच्चे पूछते हैं गुरुजी साइकोलॉजी से एमए करें, साइकोलॉजी में क्या वैकेंसी है? साइकोलॉजी में वैकेंसियाँ आती नहीं, ना स्कूल लेक्चर में आती हैं, ना कॉलेज लेक्चर में आती हैं, तो मनोविज्ञान का कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं है गवर्नमेंट वैकेंसीज में, मैं क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसे विषय को चुनिए जहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकें। तो ये तो वैकेंसियों का वर्गीकरण है, याद रखना। इसमें ओबीसी ये सब आप अलग अलग देख सकते हैं, पूरा कंप्लीटली देख लेना, ओबीसी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। नई कैटेगरी फिलहाल ईडब्ल्यूएस है, जो जनरल कैटेगरी में जो निर्धारित आय सीमा से कम हो उनके लिए। तो आप इसको कंप्लीट विज्ञापन को देख लीजिएगा, मैंने पोस्टों की संख्या बता दी, और पोस्टों की संख्या पे कभी मत जाना, विश्वास रखना सही रणनीति के साथ। कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, कितना छोटा कंपटीशन हो, संतुलित, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं, सब कुछ पढ़ के भी सिलेक्ट नहीं हुआ जाता है, सिर्फ सिलेक्ट हुआ जाता है अच्छी व्यवस्थित दिनचर्या, अच्छी किताबें और अच्छे मार्गदर्शक और एक बहुत अच्छे रूटीन के साथ, ठीक है। वो चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसको फॉलो करना। अब आगे देखिए, इसमें देखना कि रिजर्व्ड कैटेगरियों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण जो है वो रहेगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए अग्रगणित किया जाएगा। उपयुक्त अभ्यर्थी न होने की स्थिति में, तो इससे कोई अपने काम का नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। वर्ग विशेष, इसमें यहाँ एक जो 3 नंबर का बिंदु है, किसी वर्ग विशेष या विधवा विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी में उपलब्ध न होने की दिशा में, मान लीजिए तलाकशुदा है और विधवा है, तो उनमें से किसी का उपलब्ध नहीं हुआ, मान लो विधवा के लिए विज्ञप्ति आमंत्रित की गई, लेकिन विधवा है ही नहीं महिला और तलाकशुदा है, तो वो सीट जो है वो तलाकशुदा से भरी जा सकेगी, ये इसमें है, यानी उसी वर्ग में दोनों में आपस में स्थानांतरण किया जा सकेगा। ये 3 नंबर का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। फॉर्म भर सकते हैं चाहे सीट हो या नहीं हो। विशेष अयोग्य योजन भूतपूर्व सैनिक का जो आरक्षण होगा वो उसी वर्ग के लिए होगा, इनमें किसी दूसरे को शामिल नहीं किया जाएगा। निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के लिए केवल वही उपलब्ध होंगे तो सीट भरी जाएगी, दूसरे जज जनरल ओबीसी इनसे भरा नहीं जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की उपलब्धि रह जाती तो उसी वर्ग से भरी जाएगी, ठीक है। दिव्यांग जन में भी यही सेम चीज़ है कि निःशक्त की पोस्ट उसी निःशक्त उपलब्ध होने पे भरी जाएगी, दूसरे से नहीं भरी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक का लाभ राजस्थान के मूल निवासी, ये प्रश्न 7 नंबर का बिंदु देखिएगा, बहुत अच्छा बिंदु है 7 नंबर का, कि ये जो है वो क्या कह रहा है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक आरक्षित लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को दे। यानी जो नवीन संशोधन ये है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ठीक है, या भूतपूर्व सैनिक या ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर, इनका आरक्षण का लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को दे होगा। अब राजस्थान के मूल निवासी को जो यहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान में किसी हरियाणा से कोई महिला की शादी हो गई, उत्तराखंड से हो गई, बिहार से हो गई, वो राजस्थान में आ गई, तो राजस्थान के मूल निवासी का उसको दर्जा भी दे दिया जाएगा, तो भी वो इस भर्ती में उस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती, उसको जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करना पड़ेगा। यानी जो दूसरे राज्य से राजस्थान में जिसका विवाह हुआ है, यानी राजस्थान में जिसका जन्म हुआ है, वही आरक्षण के लिए एलिजिबल होगी। इस चीज़ को हर भर्ती में याद रखना, ये नियम लागू रहेगा। बहुत बार बच्चे इसको पूछते हैं। ये 30/8/2018 का जो हाईकोर्ट का निर्णय था उसके तहत ये कर दिया गया है कि चाहे विवाहित होकर राजस्थान में आ जाए तो भी उसको जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा, ये याद रखना।
अब देखिए, सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट पद, इसको समझिएगा, इस पे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों की, सभी डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। राजस्थान इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आपने क्या निम्नतम योग्यताएं, मूलभूत योग्यताएं क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 की अनुसूची 1 से बिंदु 8 के अनुसार पहली लिस्ट देखिए, गुड एकेडमी रिकॉर्ड, जो पहला नंबर आप देख पा रहे हैं, पहला जो नियम आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लें, याद रखना। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो प्रश्न था आप लोगों का कि छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन रखा गया है। बस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में इन्होंने क्या कर दिया है कि 5% की छूट दी है, जो पहले रिजर्व्ड कैटेगरी को नहीं थी, ओबीसी वालों को नहीं थी, वो इस बार छूट दे दी है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, गार क्या होता है समझ लो। गार होता है 10वीं 12वीं और बीए, 10वीं 12वीं और बीए के टोटल नंबर और टोटल दोनों का जो स्कोर है, तीनों को एग्रीगेट मिलाकर 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। 10वीं के नंबर, 12वीं के नंबर और बीए के नंबर, तीनों को आप जोड़ोगे तो टोटल जो उनका किससे कितनों में से प्राप्त किए उन तीनों को भी जोड़ लो, और कितने प्राप्त किए वो भी जोड़ लो, और फिर निकाल लो कि आपके 55% हैं कि नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 10वीं 12वीं और बीए का तीनों का क्या होना चाहिए, 55%। किसके लिए, जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के लिए 55% 10वीं 12वीं और बीए में होना चाहिए। और बीए में 50% होने भी जरूरी है। 50% से जिसके कम है बीए में, वो एलिजिबल नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। बीए में जिसके 50% से कम है वो एलिजिबल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों नहीं हो। बीए में 50% मिनिमम चाहिए, और 10वीं 12वीं और बीए को तीनों को मिलाकर 55% होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई ओबीसी का, एसटी एससी का, ठीक है, इनके यदि वो 50% नहीं बन रहे, 5% की उनको छूट है, ठीक है, एग्रीगेट में, यानी 55 से 50 तक यदि उनके बीच में बन रहे हैं तो वो एलिजिबल होंगे। लेकिन ये नहीं है कि बीए में 50% से कम हो और वो एलिजिबल होंगे, चाहे बाद में 55% से ज़्यादा ही क्यों नहीं बने। बीए में मिनिमम 50% होने चाहिए, 10वीं 12वीं में चाहे किसी में भी कम हो 50 से, लेकिन तीनों को मिलाकर एग्रीगेट 55% होने जनरल के चाहिए। और बीए जो एस रिजर्व्ड कैटेगरियाँ उनको 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया होगा आपके, मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं कॉलेज लेक्चर, उस पर भी समझ लीजिएगा। और इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग डिग्री लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एग्री ग्रेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें ये होना है कि 10वीं 12वीं बीए में, सिंपल भाषा में समझ लो थे कि 10वीं 12वीं बीए ने मिला के 55% होना चाहिए, बीए में 50% मिनिमम होने चाहिए, और इन दोनों तीनों को मिलाकर एग्रीगेट 55% होना चाहिए। तीनों का टोटल नंबर और किस में से प्राप्त किया उन दोनों को जोड़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं उनको इसमें टोटल एग्रीगेट में 5% की छूट है, लेकिन बीए के 50% में तो होने ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं है, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को मेंटेन रखा गया है, केवल उसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5% की छूट है, विशेष रूप से ओबीसी वालों को, ये उनके लिए एक नया बेनिफिट होगा, बाकी कोई बेनिफिट नहीं। आगे देखिए, दूसरी शर्त क्या है, गुड एकेडमिक को तो एटलीस्ट 55 इंक्लूड पॉइंट्स का वेरी ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड डिग्री सब्जेक्ट लो, ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि एमए में 55% होने चाहिए। ये उम्मीद थी कि एमए में छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। एमए में भी जो है वो 55% होने चाहिए, याद रखना। जो ओबीसी वाले बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि उनको यूजीसी नेट में 5% की छूट है, उसमें इस बार छूट मिल जाएगी, नहीं, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है विज्ञापन में। भविष्य में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल जो पिछली बार भर्ती का विज्ञापन था, हमारे समय सेम वही चीज़ रखी गई है कि आपको 55% आपके होने चाहिए। एमए में भी जनरल और ओबीसी दोनों के ही 55% होने चाहिए, यानी उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। एमए गुड एकेडमी रिकॉर्ड में शामिल, गार में शामिल पिछली बार भी नहीं था। एमए में ये शर्त दी गई थी कि 55% होने चाहिए, तो एमए में 55% होने चाहिए। ओबीसी जनरल वाले इस चीज़ को याद रखें, ये बात दिमाग में उनको रखनी है, यानी यहाँ कोई छूट नहीं दी गई है। तो जिनके एमए में 50-55% से कम हैं ओबीसी जनरल वाले, वो एलिजिबल नहीं होंगे इस वर्तमान विज्ञापन के अनुसार। दूसरा आपका नेट स्लेट
होना चाहिए यूजीसी के अकॉर्डिंग, सीएसआई वाला नेट हो या राजस्थान का स्टेट नेट हो। इसमें याद रखना कि जो बाहर से किसी दूसरे स्टेट से आपने यदि सिलेक्ट कर रखा हो तो वो 2002 के बाद का नहीं होना, 2002 से पहले का ही मान्य होगा, 2002 के बाद का मान्य नहीं होगा। इस स्टेट की सिलेक्ट कर रखी राजस्थान की तो कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट हु और अवार्डेड पीएचडी डिग्री, जिनको पीएचडी डिग्री है उनको छूट दी गई है कि जिनकी पीएचडी डिग्री 2009 से पहले अवार्ड जिनको हो गई है, ठीक है, तो 2009 से जिन्होंने पहले पीएचडी डिग्री कर ली है उनको नेट और स्लेट की डिग्री में छूट है, कि उनको नेट और स्लेट में छूट रहेगी 2009 से पहले पीएचडी जिनको अवार्ड हो चुकी है, ठीक है। ये तीसरी शर्त है। नेट स्लेट आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर सच। ये जो लाइन है वो अपने आप में एक संदेह पैदा कर रही है, तो इस लाइन के माध्यम से मैं एक बार दोबारा क्लियर करना चाहूँगा, मुझे लगा कि क्लियर करना चाहिए कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ये जो लाइन इन्होंने लिख रखी है, ये जो लाइन इन्होंने लिख रखी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन बता रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग व निःशक्त जनवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दे होगी। तो 5% छूट गार के अलावा भी यदि दे होती है तो एमए में भी 50% एलिजिबल होगा। तो ये अपने आप में सही क्लियर तो तभी हो जब इसके एकदम से क्लियरिटी हो। ऊपर वाली लाइन में 55% लिख रखा है एमए में, लेकिन यहाँ 5% की छूट दे होगी, तो इसके अकॉर्डिंग तो 5% छूट हो सकती है। तो अपने आप में एक विरोधाभास है, अभी तक स्थिति यही है। मेरा विवेक तो ये कह रहा है फिलहाल इस लाइन को देख के कि संभवतः छूट हो सकती है एमए में, बाकी तो स्थितियाँ क्लियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो डाउटफुल लाइन होगी दोनों ऊपर और नीचे। बट मन ये कह रहा है कि 50% वाले एलिजिबल हो जाएंगे शायद, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट है, तो वो सेम चीज़ होगी, ठीक है ना। मतलब नेट स्लेट होना जरूरी है। यदि दूसरे राज्य से आपने सेलेक्ट कर रखा है, सेट कर रखा है, तो वो 2002 से पहले का होना चाहिए। जिनकी पीएचडी 2009 से पहले हो गई वो एलिजिबल होंगे, चाहे उनकी नेट सेट नहीं हो, ठीक है। लेकिन एमए में 55% आपके होने चाहिए। पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। ये प्रश्न बहुत बड़ा था बच्चों का कि सर पीएचडी की डिग्री अनिवार्य होगी कि नहीं होगी, तो पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। इस चीज़ को याद रखना। आप बिना पीएचडी के भी यदि नेट स्लेट हैं और यदि आपके एमए में 55% हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले, तो वो दे सकता है, ठीक है। बाकी जो एसटी रिजर्व कैटेगरी जो पहले से नियम है वो सेम वही चीज़ है। 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी है, तो वही चीज़ मैंने अभी जो बताई है, 2009 से पहले जिन्होंने एमफिल पीएचडी कर ली है उनको नेट स्लेट में, एमफिल और पीएचडी 2009 से पहले, 11 जुलाई 2009 से पहले उनको नेट स्लेट की डिग्री में छूट रहेगी यदि उनकी नेट सेट नहीं है तो, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का उनको नॉलेज हो। देवनागरी तो सब एलिजिबल है। बस दो चीज़ समझनी थी आपको, एमए में 55% वाला कोई छूट नहीं है ओबीसी जनरल को, ठीक है। और नेट स्लेट आपकी होनी चाहिए। पीएचडी आपके लिए अनिवार्य नहीं होगी। 2009 से पहले जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और जिन्होंने एमफिल कर रखी है उनको नेट सेट की छूट दी गई है। ये आपको समझना है इस विज्ञापन के शब्द के अकॉर्डिंग। सीधे भाषा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा क्या है? राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21/2/2014 यानी 2014 में लागू किया था। हमारी वाली भर्ती से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू हुआ था और बहुत से लोग बाहर हो गए थे। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स क्या है समझ लीजिए। गुड रिकॉर्डिंग मीन्स एन एवरेज एट लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन। 3 एग्जामिनेशन कौन सी? 10वीं, 12वीं और बीए। इन तीनों में थारे 55% नंबर होना चाहिए मिला के टोटल। मान लो कि 10वीं का मैंने आपके 47 आ गए, 12वीं में आपके 57 आ गए और बीए में आपके 55 आ गए। तो आप यदि 55% तीनों को मिलाकर कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, चाहे एक में किसी में कम हो। बीए में 50% से कम नहीं होने चाहिए, याद रखना है, ठीक है। तो 10वीं 12वीं और बीए को तीनों को मिलाकर एग्रीगेट 55% होने चाहिए और इनमें किसी एक में कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 55% हो उसमें ग्रेश अंक नहीं होने चाहिए। 55% से ऊपर हो फिर ग्रेश आया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे 10वीं में 53% थे लेकिन ग्रेश भी था, लेकिन मेरे बीए में बहुत 70+ थे और 12वीं में 70+ थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है कि 10वीं 12वीं और बीए में तीनों को मिलाकर एग्रीगेट 55% हों और ओबीसी और जो रिजर्व कैटेगरियाँ एसटी एससी इन सबको इनमें 5% की छूट रहेगी। जनरल वालों के लिए 55% ही होने चाहिए। तो ये वही सेम रूल रखा कि और इस बार ओबीसी वालों को 5% की छूट दे दी, रिजर्व कैटेगरी को इसमें ये एक नई शर्त जोड़ी है इन्होंने, ठीक है। आगे देख सकते हैं इसमें एटलीस्ट 50 मार्क्स इन ग्रेजुएशन यानी 50% मार्क्स तो ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए गार के तहत। एनी वन ऑफ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल और वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेश मार्क्स
एंड और राउंडिंग ऑफ टू मेक इन 50 और 50, मतलब ग्रेस मार्क इसमें नहीं होने चाहिए। 50 से 55%, 50 से ऊपर बन रहे हैं तो, लेकिन मान लो 49 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं, वो ग्रेस के अंकुश हैं, फिर आपके 50 बन रहे हैं तो वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके मान लो 55% से ऊपर नंबर बन रहे हैं, उसमें किसी क्लास में ग्रेस आया हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझनी है। तो बहुत अच्छी समझ में आ गया गार गुड एकेडमी रिकॉर्ड क्या है। 10वीं 12वीं BA को मिलाकर एग्रीगेट 55% होना चाहिए, ठीक है। BM 50% मिनिमम होना चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी में इसमें 55% नहीं भी है तो 5% की छूट दी गई है। आप तीनों को जोड़ लेना, आप समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। MA में 55% होने चाहिए, नेट सेट होनी चाहिए, PhD अनिवार्य नहीं है। जिनके नेट सेट नहीं है वो 2009 से पहले की PhD है तो वो एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। चाहे आपने PhD अभी फिलहाल कर रखी हो लेकिन नेट सेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए नीचे क्या है, विशेष नोट, उक्त शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। मतलब क्या समझना है, SC, ठीक है, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग को 5% अंकों की छूट दे है, यानी इन अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दे। 55% उनके, मान लो उनके 50 भी बन रहे हैं 10वीं 12वीं BA को तीनों को एग्रीगेट मिला के, तो उनको छूट रहेगी। इसमें EWS को छूट नहीं दी है, EWS को छूट नहीं है, वो जनरल के समान ही रहेंगे, उनको बस वो मेरिट वगैरह में, उनमें आयु में, उनमें छूट मिली। उक्त 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और स्नातक के पृथक तीनों परीक्षाओं के अंकों को पृथक पृथक से पात, मतलब तीनों हम थे, सोचो कि 10वीं 12वीं और BM तीनों हम अलग अलग छूट नहीं, तीनों का मिला के 55% होना चाहिए। और B 55% में दी था 52 भी बन रहे हैं तो रिजर्व कैटेगरी में 5% की छूट है, जनरल को कोई छूट नहीं, उनके 55% होने चाहिए। यदि जनरल में है और 55% नहीं बन रहे हैं तो आप छूट देनी होगी। और MA में 55% OBC और जनरल दोनों के लिए ही चाहिए। नोट, राजस्थान लोक सेवा की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मान्य होगी। स्लेट सेट 1 जून 2002 से पूर्व किसी प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। 2002 से पहले यदि कर रखी है कोई दूसरा मध्य प्रदेश और हरियाणा से तो मान्य होगा, लेकिन 2002 के बाद मान लो हरियाणा से कोई स्लेट कर रखी है लेकिन वो राजस्थान की भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। 1 जून 2002 को उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपयुक्त एलिजिबिलिटी में निम्न छूट दे होगी। SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर व निःशक्त जन के वर्ग को अभ्यर्थियों को पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट होगी। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। योग्यता 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को PhD उपाधि प्राप्त करने में स्नातकोत्तर स्तर में 5% की छूट दी जाएगी। अब जो इसकी लो लैंग्वेज है ना, ST, SC, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% अंकों की छूट होगी, ये लाइन तो ये कह रही है कि भाई MA में भी छूट होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन कुछ समझ में नहीं आ रही, जबकि ऊपर ये लाइन वाली जो 1 नंबर की लाइन है वो ये कह रही है कि MA तो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 55% होना चाहिए, बट एटलीस्ट 55%। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये इसको एकदम से मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। एट द मास्टर डिग्री लेवल इज़ द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, तो मास्टर डिग्री का 55% बता रहा है। अब लेकिन नीचे वाली जो लाइन है वो ये कह रही है कि 5% अंकों की छूट इन कैटेगरियों को दे रहेगी। तो क्या MA में दे है, ये भाषा क्लियर नहीं कर पा रही है। पहली भाषा तो यही कह रही है कि छूट दे नहीं है MA में जो पहले था, और दूसरी चीज़ ये लाइन ही कह रही है, संदेह पैदा कर रही है। तो ये थोड़ा सा विवाद वाली स्थिति हो सकती है कि एक UGC तरफ मान्यता दे रही है, दूसरे में दे रही है। तो अभी की जो स्थिति है, मेरा एटीट्यूड अभी विज्ञापन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि छूट नहीं दे है, लेकिन उसमें 5% छूट है गार गुड एकेडमी रिकॉर्ड में, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान उक्त पदों की शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष में शामिल हुआ। ये दूसरी चीज़ देख लीजिए, कई बच्चा होंगे MA फाइनल ईयर दे रहे हैं या उन्होंने नेट नहीं कर रखी है, नेट का फॉर्म भर रखा है, तो MA फाइनल ईयर आप दे रहे हो तो आप योग्य हैं, बशर्ते कि आपको साक्षात्कार इंटरव्यू से पहले, मान लो कि इंटरव्यू होता है कि जुलाई में अगले साल इंटरव्यू है, ठीक है, या मान लो नवंबर में इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू से पहले आपको MA आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपके पास नेट या स्लेट की डिग्री होनी चाहिए, तो आप योग्य हो जाएंगे। और इंटरव्यू से पहले यदि आपने वो योग्यता अर्जित नहीं किया तो आप परीक्षा से बाहर कर दिए जाओगे। तो साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपको साबित करनी होगी, अन्यथा वह पात्र होगा। साक्षात्कार से पूर्व व्यक्ति का से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने से, कि मान लीजिए ज्योग्राफी की इंटरव्यू की डेट आ गई 1 नवंबर से, हिस्ट्री की आ गई 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर से पहले आपको 30 नवंबर तक आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए।
एज क्या रहेगी इसके लिए? ग्रेड पे बैंड ग्रेड पे तो 15,400 से 39,100 घणो ही पेमेंट है। टेंशन लो मत लो, घणो ही बढ़िया पेमेंट है कॉलेज लेक्चर में, ठीक है। प्रोबेशन के मायने 44,000 मिलेगा 2 साल, और बी के बाद में खूब सारो पेमेंट है। पेमेंट की चिंता मत करो, बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्जाम ने अपन फाइट करनी है। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई 2020 को उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो चुकी है। 21 वर्ष से कम है तो आप इसकी तैयारी नहीं करें, और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उस 40 वर्ष में कुछ वर्गों को छूट दी गई है, देख सकते हैं। राजस्थान सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। SC ST OBC के जो पुरुष वर्ग हैं उनको 40 वर्ष से, यानी 35 वर्ष के हैं, मतलब उनको 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मान लो उनकी 45 वर्ष भी होगी तो उनको 5 साल की क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो 5 वर्ष की इनको छूट है। सामान्य वर्ग की महिला व राजस्थान राज्य की EWS कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 साल की छूट है। जनरल कैटेगरी की जो EWS और जनरल कैटेगरी, उनकी महिलाओं को 5 साल की छूट है। जनरल कैटेगरी के पुरुषों को छूट नहीं है आयु में। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग MBC वाले की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। महिला यानी कद भी देश की उम्र ज़्यादा भी है तो बाद महिला, रिजर्व्ड कैटेगरी की महिला ज़्यादा छूट है, और जनरल कैटेगरी जो महिला मान 5 साल की छूट है। जनरल कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरी का पुरुष से मान 5 साल की छूट है। और विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा को नहीं, वे कट्ठे तक भी देश के हैं, अधिकतम आयु तक देश के, बाकी ऊपर एज लिमिट को नहीं। और रिजर्विस्ट या प्रतिरक्षा सेवा के जो डिफेंस सर्विस हैं उनके मामले में 50 ईयर्स दी गई है आयु सीमा, ठीक है। भूतपूर्व कैदी के मामले में कोई लागू नहीं है, उनका 2 सिरे जब तक नहीं होता है। तो ये एज वाला था, याद रखना, मतलब 21 से 40, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी 5 साल की छूट, जनरल मेल में और फीमेल में रिजर्व्ड कैटेगरी 10 साल, जनरल और महिला EWS में 5 साल की छूट। अध्यापक वगैरह इनको मैं चर्चा नहीं करूंगा, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। डॉक्टरेट वगैरह ये आयु सीमा अधिकतर ये पढ़ लेना आप, कोई विशेष नहीं है इनमें आयु सीमा में। अन्य विवरण, चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है। और पिछली बार ऑनलाइन हुई थी हमारी, तो आपकी हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो। हमारी पिछली बार ऑनलाइन थी, कोरोना चलेगा तो ऑफलाइन हो जाएगी, वरना ऑनलाइन हो जाएगी। और 24 नंबर का एक साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो 24 नंबर का एक साक्षात्कार होगा, और 75 नंबर के 2 पेपर आपके रिटर्न के, आपके सब्जेक्ट के होते हैं। परीक्षा स्थान और तिथि संबंध में जो भी आएगी, मानो की संभावित तिथि मान सकते हैं अपन, यदि RPSC बहुत अच्छे से कार्य करेगी तो जुलाई में संभवतः जून जुलाई तक एग्जाम करवा सकती है, रिटर्न एग्जाम, और फिर नवंबर तक संभवतः साक्षात्कार करवा ले। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। आवेदन कब कर सकते हो? तो 9 नवंबर से, ये 9 तारीख से थे आवेदन कर सको, और 8 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। 9 तारीख को आवेदन कर दो और 8 दिसंबर तक पहले कर दो। जगह योग्य है, और जगह योग्य नहीं भाई रीट की तैयारी कर लो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो, क्या की भी तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी कर लो, ठीक है ना। तो आवेदन तिथि क्या होगी? 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो आप। बढ़ जाए वो अलग मुद्दा, लेकिन पहले ही कर दो आप। आयोग की वेबसाइट पे देख लें, आयोग का ऑनलाइन पोर्टल पे देख लें, ठीक है। शुल्क जमा करवा दें, वो सब आप ही भर देना मोबाइल से, ये कोई विशेष नहीं है। बाकी चीज़ें आवेदन भरने के बाद रसीद रख लो, सब थान चीज़ों को पता ही है, नॉलेज है थान, ठीक है। बाकी संशोधन को भी, संशोधन जल्दी करवा सको, जल्दी एग्जाम होने से पहले कोई भी मान लो कैटेगरी चेंज करनी है, कोई ने रिजर्व्ड में, जनरल में, या परित्यक्ता विधवा, तो वह एग्जाम होने से पहले भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आवेदन में चेंज हो सके, बाद में भी के बाद चेंज को नहीं होगा। आयु सीमा जो रिजर्व्ड लाभ है वो देख लेना। क्रिमिलेस श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदन हेतु 350 रुपये, और अति पिछड़ा ने पिछले 250 100, तो पता ही है आप लोगों को। अनुसूचित जाति के आदिम जाति शुल्क करिए देख लेना, कुछ 2.5 लाख रुपये मिनिमम जो रिजर्व्ड कैटेगरियाँ हैं, जो EWS है उसके 2.5 लाख रुपये तक की गई है। जो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू का शेड्यूल किया, तो फर्स्ट पेपर जो होगा सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 नंबर का होता है। मैंने इंटरव्यू बना भी रखा, 3 घंटे का होगा, एक वीडियो इस पर बना रखा है पूरा पूरा। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75, ये 3 और का ये भी होगा, ठीक है। 75 नंबर के 2 सब्जेक्ट के पेपर हो गए, और 50 नंबर को पेपर होगा GK को, जब राजस्थान को इतिहास, कला, संस्कृति, इकोनॉमिक्स, करंट GK, ज्योग्राफी, ये सब आएंगे, ठीक है। और इस पेपर में लीड लेनी है, क्योंकि पेपर पहले होता है, हमारे टाइम पहले हुआ था, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से करना है, और 50 नंबर, मतलब मेरे बहुत अच्छे नंबर थे इस पेपर में, और मेरा इससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि मैं कर लूँगा। सब्जेक्ट में आपको मैंने जो रणनीति बताई है उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें,
अच्छे से जो नेट का सिलेबस है सेम सिलेबस रहेगा नेट जेआरएफ का, तो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है खैर, लेकिन 50 नंबर ये जीके की, राजस्थान जीके का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ये 200 नंबर का पेपर होगा और 24 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। रिटन हो गया 200 का। इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है, ईमानदारी से याद रखना, रिटन में लीड ले लो। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जैसे मेरे रिटर्न में बहुत शानदार नंबर थे और इंटरव्यू में चाहे मेरे 5 नंबर भी आते तो भी मेरे को रोकने वाला कोई नहीं था। तो सिंपल सी बात यह है कि रिटर्न में लीड ले जाओगे तो इंटरव्यू की टेंशन नहीं रहेगी, वरना सिकंजे में कस जाओगे, मर जाओगे। इंटरव्यू में टॉप लीड लेके चलो, ठीक है, रिटर्न में, ठीक है ना। बाकी इंटरव्यू का कोई बड़ा रोल नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये 200 नंबर में कोशिश करो कि बहुत बढ़िया नंबर लो, 130-40 प्लस लेके जाओ, क्योंकि आने वाला कॉम्पिटिशन बहुत शानदार होगा, ठीक है। इंटरव्यू 24 नंबर का होगा। ये टोटल ये महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात थारे समझ में आ गई हुआ तो बता दूं कि नॉर्मल भाषा का मायने ये चीज़ ही, ये पूर्व विज्ञापन है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ को नहीं है। नेट स्लेट होना चाहिए, 21 साल उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 40 रिजर्व कैटेगरी छूट है। गार में कोई छूट नहीं है, सिर्फ 5% ओबीसी वालों को जो पहले छूट नहीं थी वो दे दी रिजर्व कैटेगरी को गार में। एमए में वही चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसको लेकर आप कोर्ट में जाते हो कि नहीं जाते हो आपका एक अलग मुद्दा रहेगा, मैं इसमें कोई राय नहीं दूंगा, ठीक है। इसमें अभी तक क्लियर नहीं है। क्लियरली भाषा पहला बिंदु तो ये कह रहा है कि 55% चाहिए साहब। अब आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सरकार इसमें कोई संशोधन विज्ञापन जारी कर दे तो हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ थोड़े दिनों में, ठीक है। बाकी जो योग्य हैं वो तैयारी शुरू कर दें, इंतजार बिना किए। जो किताबें हैं उन्हीं से पढ़ना शुरू कीजिए और आज से नहीं अभी से शुरू कर दीजिए। मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कोई भी डाउट होगा फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे वीडियो मैंने कॉलेज लेक्चर की तैयारी पे अलग अलग सब्जेक्ट की रणनीति भी बना रखे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। फिर भी मेरे लायक कोई भी आपके लिए मार्गदर्शन होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्रेम बना रहे और ऐसे ही विज्ञापन रेट का आएगा, बस आप तो तैयारी करते रहें। स्कूल व्याख्याता का भी विज्ञापन